चलो आगे बढ़े। तो दोस्तों पिछले लेक्चर में हम लोगों ने यूनिट नंबर 1 डिस्कस किया। मैं नहीं बोल रहा हूं कि पूरा का पूरा कंप्लीट किया, क्योंकि जो फॉर्मेट है वो हम लोग आगे जाके जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बैलेंस शीट्स बनाने के, तब हम वो डिस्कस कर देंगे। ठीक है, और उसमें भी रिलेवेंट पार्ट्स ही डिस्कस करने हमें। कौन से? शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, देन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो यही मुद्दे हमें बस बैलेंस शीट में किस प्रकार से प्रेजेंट होते हैं वो डिस्कस करना है। बाकी कोई एरिया आपका टेस्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलो इसका रीजन भी मैंने बता दिया क्यों नहीं टेस्ट किया जाएगा बाकी एरियाज को। क्योंकि ये जो फाइनल अकाउंट्स ऑफ ए कंपनीज का चैप्टर है, ये आपके सीए इंटर के सिलेबस का चैप्टर है। ठीक है, तो इस पे ज्यादा प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। यूनिट नंबर 2 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर आज तक ओल्ड कोर्स में कम से कम 10 मार्क का क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा 15 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता था। तो ओल्ड सिलेबस में आई यूज टू गिव ABC कैटेगरी वाइज लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, जिसमें हमेशा टॉप प्रायोरिटी पे ये चैप्टर रहता था। कौन सा? यूनिट नंबर 2 ऑफ दैट टाइम दिस वाज चैप्टर नंबर 10 कंपनी अकाउंट्स, सबसे टॉप प्रायोरिटी, क्योंकि इसके ऊपर पक्का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अभी भी मुझे लगता है कि इसके ऊपर क्वेश्चन 100% आएगा। ठीक है ना, बट फिर भी अभी नए सिलेबस के अनुसार इसको कितना वेटेज देते हैं देखना पड़ेगा। बट मुझे लगता है कि मार्किंग जो था उस जमाने में ओल्ड सिलेबस में, वो क्वेश्चन के कंपैरिजन में ज्यादा मार्किंग होती थी। यानी क्वेश्चन अगर देखा जाए तो इतना सा होता था, लेकिन 15 मार्क के लिए। ठीक है ना, तो टाइम टू मार्क का रेशियो बहुत ही बढ़िया था। बट मुझे लगता है कि अभी भी क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन 5 मार्क के लिए, 8 मार्क के लिए भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखते हैं नए सिलेबस में क्या क्या चेंजेस होते हैं। पढ़ना तो हमें है ही। इज इट राइट? तो राइट डाउन यूनिट नंबर 2, इशू of shares forfeiture of shares and reissue of shares। ठीक है, जस्ट अ सेकंड। चलो तो दोस्तों इस यूनिट में हमें 3 कंसेप्ट पढ़ने हैं। एक्चुअली द नेम ऑफ द चैप्टर एज गिवन इन योर ICAI बुक इज इशू कॉमा फॉरफीचर कॉमा री इशू ऑफ शेयर्स। ओके, मैंने इसको स्प्लिट करके लिखा है। इशू ऑफ शेयर्स जो पहला पार्ट हम लोग पढ़ेंगे, फिर फॉरफीचर ऑफ शेयर्स जो उसका अगला पार्ट है, एंड उसके बाद
री इशू ऑफ शेयर्स। आई थिंक अपने 11th-12th में भी इसको थोड़ा बहुत पढ़ लिया है, तो आपके लिए कुछ ये नई चीज नहीं है, बट मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा कि आप बिल्कुल नए हो इस एरिया में। ठीक है, चलो तो लेट्स स्टार्ट विथ इट। पिछले लेक्चर में मैंने कुछ शेयर्स की चर्चा की थी, राइट? मैंने आपको बताया कि मार्केट अलग है और कंपनी जब फर्स्ट टाइम शेयर इशू करती है दैट इज अ डिफरेंट थिंग। हम लोग इशू ऑफ शेयर्स में कौन सा अकाउंटिंग करने वाले हैं? जो फर्स्ट टाइम कंपनी शेयर्स इशू करती है पब्लिक को, तब किस प्रकार से अकाउंटिंग किया जाता है, एंड उस वक्त जो कंपनी को पैसा मिलता है वो ही कंपनी का पैसा है। उसके बाद उन शेयर्स में इन्वेस्टर्स एक दूसरे के बीच में डील करते रहते हैं, जिसको आप लोग क्या बोलते हो? शेयर मार्केट। यानी वो जो शेयर्स आपने कंपनी के द्वारा खरीदे हैं वो आप किसी तीसरे को बेचोगे, फिर वो तीसरा चौथे को बेचेगा। ये मार्केट में शेयर ट्रेडिंग होता रहता है। ये ट्रेडिंग का अकाउंटिंग के साथ कोई संबंध नहीं है। इज इट राइट? फाइन। तो सबसे पहला कंसेप्ट जो यहां पे पढ़ना है हमें, मीनिंग ऑफ शेयर। लिखेंगे सब लोग, मीनिंग ऑफ शेयर। वेरी वेरी सिंपल, अ स्मॉल indivisible unit of a total capital of company of a total capital of a company। ठीक है, तो जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया था, अगर कंपनी को 10,000 करोड़ का टोटल कैपिटल चाहिए, एंड इफ कंपनी decides 1 unit as ₹100, ओके? नहीं तो एक काम करो, ₹10,000 का लिखते हैं, करोड़ कैंसिल कर देते हैं। ठीक है ना? ₹10,000 का टोटल कैपिटल चाहिए, एंड अगर कंपनी 100 रुपए का एक शेयर बना देती है, देन नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू, बोलिए, 10,000 डिवाइडेड बाय 100। तो 100 शेयर्स बना दिया हमने इसके, यानी 100 पार्ट्स बनाए हमने, टुकड़े कर दिए टोटल कैपिटल के, और उसमें से एक टुकड़े को, यानी 100 रुपए के एक टुकड़े को क्या बोलते हैं हम लोग? शेयर। सो दिस इज 1 शेयर। अब ये 100 रुपए का एक टुकड़ा बनाना है या 10 रुपए का बनाना है या 50 रुपए का बनाना है, ये टोटली किसके ऊपर आधारित है? कंपनी के ऊपर आधारित है। ठीक है ना? दिस इज 1 शेयर, एंड ₹100 इज कॉल्ड एज फेस वैल्यू, बट फेस वैल्यू की बात हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया कि व्हाट इज शेयर। और अब ये टुकड़े बेचेंगे हम लोग, तो ये 100 शेयर बेचेंगे, कितने रुपए में? 100 रुपए में। तो जब 100 शेयर कंपनी इशू करेगी पब्लिक को, कोई ना कोई तो होगा ना जो 100 शेयर को खरीदेगा। एक एक 100 लोग हो सकते हैं, नहीं तो 50 लोग 100 शेयर्स को खरीद सकते हैं, नहीं तो कोई अकेला पूरे 100 शेयर्स खरीद सकता है। तो अकेले को खरीदना है तो कितने भरने पड़ेंगे? उस व्यक्ति को 10,000 रुपए देने पड़ेंगे। आर यू गेटिंग दिस? फाइन, आगे बढ़ता हूं। तो आई होप यू गॉट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेयर। नाउ राइट डाउन ऑन द नेक्स्ट लाइन, मीनिंग ऑफ फेस वैल्यू। मीनिंग ऑफ फेस वैल्यू स्लैश नॉमिनल वैल्यू स्लैश पार वैल्यू।
तीनों टर्म्स वैसे सेम ही है। आप एक तो इसको फेस वैल्यू बोल सकते हो, नहीं तो नॉमिनल वैल्यू बोल सकते हो, नहीं तो पार वैल्यू बोल सकते हो। वैल्यू प्रिंटेड ऑन शेयर सर्टिफिकेट on the basis of which company shows the liability of share capital in the books of accounts। ठीक है। सो बेसिकली व्हाट इज फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू और पार वैल्यू? इट इज अ वैल्यू प्रिंटेड ऑन शेयर सर्टिफिकेट, ओके, एज अ प्राइस ऑफ 1 यूनिट, एंड दिस इज द अमाउंट एट विच कंपनी शोज देयर लाइबिलिटी। अब ये क्या चक्कर है सर, लाइबिलिटी दिखाते हैं मतलब क्या करते हैं? दोस्तों मान लो कंपनी ने एक ही शेयर इशू किया है, ओके, एक ही शेयर इशू किया है, कंपनी को बस 100 रुपए का कैपिटल चाहिए और कंपनी ने क्या किया है, एक ही शेयर बनाया उसका और वही इशू कर डाला। थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल एग्जांपल है बट समझ लो, ठीक है। अब ये एक शेयर के फेस वैल्यू, यानी हमने कंपनी ने डिसाइड कितने का किया है एक शेयर, फेस वैल्यू बोलते हैं इसको, जो डिसाइडेड वैल्यू होती है उसको फेस वैल्यू बोलते हैं। तो 100 रुपए का वैल्यू कंपनी ने ही डिटरमाइन किया है। अगर कंपनी एक शेयर का वैल्यू 10 रुपए करती तो कितने शेयर्स बन जाते हैं 100 रुपए कमाने के लिए, इकट्ठा करने के लिए? 10 रुपए के 10 शेयर्स बन जाते हैं। आर यू गेटिंग दिस? तो कंपनी को 100 रुपए इकट्ठा करने हैं और कंपनी ने एक शेयर का वैल्यू कितना डिसाइड किया है, 100 रुपए। दिस इज कॉल्ड एज फेस वैल्यू। आर यू गेटिंग इट? अब दोस्तों कंपनी ने एक शेयर इशू कर दिया, अगर 100 रुपए का शेयर 100 रुपए में इशू कर दिया तो कंपनी क्या एंट्री मारती है इसकी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसे आ जाते हैं कंपनी के, कितने रुपए, 100 रुपए, और कंपनी कर देती है एक अकाउंट क्रेडिट, कौन सा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बीच में भी अकाउंट्स है दूसरे, एप्लीकेशन अकाउंट वगैरह वगैरह, वो चर्चा हम बाद में करते हैं। फिलहाल कैपिटल के पैसे है ना ये, जिसको मैं ये 100, जिसके पास से कंपनी ये 100 रुपए ले रही है वो कंपनी का मालिक बन जाता है, एंड एज अ प्रूफ कंपनी उसको क्या इशू कर देती है, शेयर सर्टिफिकेट। तो शेयर सर्टिफिकेट पे क्या लिखा होगा, दिस पर्सन मिस्टर एक्स वाई जेड इज होल्डिंग 1 शेयर इन दिस कंपनी फॉर रुपीज, सॉरी ऑफ रुपीज 100 each। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इट्स हिज इन्वेस्टमेंट, 100 रुपीज, एंड बुक्स में कंपनी ने कितने रुपए की लाइबिलिटी दिखा दी, 100। उस व्यक्ति से 100 रुपए लिए और उसको 100 रुपए देने हैं ऐसा दिखा दिया। ये इक्विटी कैपिटल अकाउंट कहां पे जाएगा, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। आप आज तक प्रोप्राइटरशिप में भी कोई 100 रुपए लेके आता है बिजनेस में तो यही एंट्री कर रहे थे, बस इक्विटी कैपिटल के बदले आप क्या लिखते थे, कैपिटल अकाउंट। क्या सभी बच्चों को यह समझ में आया? अब देखो कंपनी के शेयर को अगर डिमांड है, ये फेस वैल्यू क्यों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जरा समझ लेते हैं। अगर कंपनी बहुत ही अच्छी कंपनी होने वाली है ऐसा सभी इन्वेस्टर्स का व्यू पॉइंट है, एंड अगर कंपनी के शेयर को डिमांड है तो कंपनी को भी पता होता है कि हमारे कंपनी के शेयर कौन कितने में खरीदेगा। कंपनी भी इतना मार्केट एनालिसिस करती है, जब शेयर्स इशू करने होते हैं तो कंपनी भी इतना मार्केट एनालिसिस करती है। आर यू ऑल गेटिंग दिस? तो दोस्तों मैंने पिछले लेक्चर में टाटा टेक्नोलॉजीज का जो रिसेंट आईपीओ का एग्जांपल दिया था। अब टाटा टेक्नोलॉजीज के शेयर की फेस वैल्यू मान लो कितने रुपए की है, 100 रुपए की है ऐसा मान लो।
तो कंपनी ने जब फर्स्ट टाइम शेयर इशू किया तो कितने में इशू किया? 500 रुपए में इशू किया। ठीक है। अब ये जो इशू की प्राइस जो है, इसको कौन सी प्राइस बोला जाता है? इशू प्राइस। कितना? 500 रुपए में इशू किया। यानी कंपनी ने पब्लिक को क्या बोला कि हम हमारे कंपनी के शेयर इशू करना चाहते हैं, शेयर की फेस वैल्यू है 100 रुपए, लेकिन आप इसको खरीद सकते हो 500 रुपए में। अब टाटा इज अ बिग नेम, उनके कंपनी के शेयर्स मेरे पोर्टफोलियो में होना एक अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है, और इसी एक्सपेक्टेशन से लोगों ने 500 रुपए में शेयर खरीदे। मैंने भी खुद 500 रुपए में 30 शेयर के लिए एप्लीकेशन किया, तो 15,000 रुपए भरे मैंने। अब टाटा वाले जो है, उनके बैंक अकाउंट में एक शेयर का कितना पैसा आ गया? 500 रुपए। ओके। फिर वो अपने बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कौन से वैल्यू से दिखाएंगे? 500 या 100 रुपीज? दिस इज वेयर द फेस वैल्यू प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है ना? यानी सर्टिफिकेट पे टाटा क्या लिख के देगा कि आपके पास हमारे कंपनी का एक शेयर है जिसकी फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपए। यानी कंपनी इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन आपको कितने रुपए लौटाने का कमिटमेंट कर रही है? 100 रुपए। तो सर ऊपर के 400 रुपए उन्होंने किस चीज के लिए? तो ऊपर के 400 रुपए उन्होंने प्रीमियम लिया है। मतलब कंपनी इतनी डिमांड में है कि लोग 500 में भी शेयर्स खरीद रहे हैं। मान लो ईपीए ने पब्लिक अनाउंसमेंट कर दिया, आईपीओ कर दिया, और हमारे कंपनी का शेयर मान लो फेस वैल्यू 100 रुपए का है, और हम अगर आपको बोल रहे हैं कि 10,000 रुपए में बेचना चाहते हैं, तो क्या सामने वाले लोग खरीदेंगे? इवन टाटा टेक्नोलॉजी भी 10,000 में बेचेगा तो नहीं खरीदेंगे, बराबर है ना? तो दोस्तों ध्यान से सुनो, कंपनी के शेयर का अगर डिमांड है तो ही लोग प्रीमियम देते हैं, अदरवाइज उस कंपनी के शेयर को कोई पूछता भी नहीं है। क्लियर है क्या दोस्तों? बात पकड़ में आ रही है? अब टाटा एक फेमस ब्रांड है ऑलरेडी, तो उनके शेयर में लोगों को फेथ है, इसलिए लोग 100 रुपए की चीज कितने में खरीद रहे हैं? 500 रुपए में। लेकिन यहां पे बुक्स में अकाउंटिंग करते समय हमेशा कौन से वैल्यू पे अकाउंटिंग किया जाता है? फेस वैल्यू। इसीलिए मैंने आपको यहां पे लिख के दिया कि इट इज अ वैल्यू प्रिंटेड ऑन शेयर सर्टिफिकेट ऑन द बेसिस ऑफ विच कंपनी शोज द लाइबिलिटी। यानी कंपनी ने कमिटमेंट दिया है आपको एक प्रकार से कि इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन अगर पैसे बचते हैं तो हम आपको कितने रुपए वापस करेंगे? 100 रुपए। और ये ऊपर का हमारा प्रॉफिट है 400 रुपए। क्लियर है क्या दोस्तों? भाई बात समझ में? कंपनी को 500 रुपए मिलेंगे ये पक्का है। तो इस 500 रुपए को हम लोग क्या बोलते हैं? इशू प्राइस। एंड इस 100 रुपए को क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू का पहला उपयोग यह है टू रिकॉर्ड द लाइबिलिटी, एंड दूसरा उपयोग यह है फ्यूचर में जब कभी भी डिविडेंड देने की बात आएगी तो एज ए इन्वेस्टर मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है? टाटा में मैंने एक शेयर का कितना लगाया? 500 रुपए, तो मुझे डिविडेंड कितने पे मिलना चाहिए? 500 पे। दिस इज माय एक्सपेक्टेशन, बट टाटा नेवर डू दैट। टाटा बोलते हैं कि शेयर के फेस वैल्यू पे ही डिविडेंड दिया जाएगा, ये कंपनी का नियम है। जब शेयर इशू किए थे तो दिस वाज क्लैरिफाइड, यानी वो कोई आपके साथ चीटिंग नहीं कर रहा है, लेकिन उन्होंने पहले से बता के रखा है कि 100 रुपए का ही शेयर है, हम 500 में बेच रहे, खरीदना है तो खरीदो, नहीं तो छोड़ दो। तो कंपनी जब डिविडेंड देगी तो डिविडेंड कितने पे देगी? 100 पे ही देगी। तो फेस वैल्यू के दो उपयोग है, पहला लाइबिलिटी बुक करने के लिए बुक्स में, एंड दूसरा डिविडेंड देने के लिए। एंड इशू प्राइस इज टोटली डिफरेंट। इशू प्राइस इज द प्राइस एट विच शेयर्स आर इशूड। हमारे एग्जांपल में कितना है? 500 रुपए। आई होप आप सभी बच्चों को यह समझ में आया। चलो लिखेंगे, डिविडेंड इज पेड ऑन फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स।
डिविडेंड इज पेड ऑन फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आई होप आप लोगों को फेस वैल्यू का कंसेप्ट समझ में आया। अब अगला कंसेप्ट है इशू प्राइस। इट इज अ प्राइस at which company issues shares to public. It is a price at which company issues shares to public. It can be equal to face value जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इशूड एट पार। मतलब जितनी कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू है उतने ही वैल्यू पे अगर शेयर इशू किया तो क्या बोलना है, शेयर्स आर इशूड एट पार। शेयर्स आर इशूड एट पार। और इट कैन बी more than face value। जिसको हम लोग बोलते हैं इशूड एट प्रीमियम। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, एज पर कंपनीज एक्ट shares cannot be issued as per companies act, shares cannot be issued at a price lower than face value। at a price lower than face value means issue of shares at discount is not permissible। is not permissible। ठीक है दोस्तों, तो आई होप यू गॉट द मीनिंग ऑफ शेयर, देन व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ शेयर एंड व्हाट इज द इशू प्राइस ऑफ शेयर। इशू प्राइस पे बस पैसे रिसीव किए जाते हैं और उसके बाद लाइबिलिटी फेस वैल्यू पे ही रिकॉर्ड की जाती है। उसके प्राइस, इशू प्राइस का एक्सेस ओवर द फेस वैल्यू इज कंसिडर्ड एज प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, हेंस क्रेडिटेड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ओके, तो वो एक प्रकार का प्रॉफिट ही माना जाता है। ठीक है, तो हम देखेंगे इसका अकाउंटिंग करना कैसे है, बट बिफोर दैट लेट अस अंडरस्टैंड टाइप्स ऑफ शेयर्स। this you already know, right? Types of shares, how many types are there? There are only two types of shares, बराबर है ना? One is
equity shares, and second one is preference shares. Chalo, can anyone tell me what is the difference between equity shares and preference shares? वैसे टेक्निकली देखा जाए तो शेयर इज अ शेयर, राइट? उसमें टाइप्स बनाने की क्या जरूरत है? तो शेयर्स को कुछ राइट्स अलॉट किए जाते हैं। क्या राइट होता है? एक शेयर का एक राइट होता है। वोटिंग राइट की बात करूं या फिर इनकम अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, आर यू ऑल गेटिंग दिस? तो शेयर्स को ना एक्चुअली ये अगला कंसेप्ट है, मतलब शेयर में भी हमने डिस्टिंक्शन किया। कंपनियों ने जब शेयर इशू किए तो ऑब्जर्व किया कि कुछ लोगों को डिसीजन मेकिंग में इंटरेस्ट नहीं है। मतलब आप सभी लोग, अगर आप रिलायंस के शेयर्स लेते हो तो आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को चलाना है क्या? उनके डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करना है क्या? नहीं। मैं जब शेयर लेता हूं तो मुझे उनके डिसीजन मेकिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो मुझे एक शेयर के लिए मुझे एक वोट मिलता है, वो वोट मेरे किसी काम का नहीं है, ना ही कंपनी के किसी काम का है। मैं कभी वोटिंग करने जाता ही नहीं हूं, ठीक है? तो लोगों के इंटेंशन के अनुसार शेयर्स बनाए गए। तो शेयर्स में डिफरेंट क्लासेस बनाए गए, मतलब क्लास किए गए, डिफरेंशिएशन किया गया। कुछ को वोटिंग राइट दिया और कुछ शेयर होल्डर्स को सिर्फ इनकम चाहिए था, इसलिए उनको फिक्स रेट का डिविडेंड दे दिया। आर यू ऑल गेटिंग दिस? कुछ शेयर्स का रीपेमेंट एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन थोड़ा पहले किया जाएगा, ऐसा कमिटमेंट दिया, और कुछ शेयर्स को रीपेमेंट उनके बाद किया जाएगा, ऐसा बताया गया। आर यू ऑल गेटिंग दिस? तो ये शेयर होल्डर्स को हमने दो प्रकार का कर दिया। एक प्रकार से जिन लोगों को इनकम की ज्यादा इच्छा है वो प्रेफरेंस शेयर्स खरीद लेंगे, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स पे फिक्स रेट से डिविडेंड मिलता है, मतलब उसमें रिटर्न्स की वोलेटिलिटी नहीं होगी। मान लो किसी को 9% का रिटर्न चाहिए, तो कंपनी ने क्या कर दिए? 9% वाले डिविडेंड इशू कर दिए। आर यू ऑल गेटिंग दिस? 9% वाले प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर दिए गए। बट क्या प्रेफरेंस शेयर्स पे डिविडेंड पे करना मैंडेटरी है? मतलब प्रेफरेंस शेयर अगर कंपनी ने इशू किए तो हर साल 9% का डिविडेंड देना ही है कि नहीं? नहीं, जरूरत नहीं है, डिपेंड्स। अगर आप इक्विटी वालों को डिविडेंड देने वाले हो, इन दैट केस इन शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस पहले देना है, और इनका डिविडेंड रेट कितना होना चाहिए? कम से कम 9%। अगर 9% वाले प्रेफरेंस शेयर इशू किए तो मतलब इनको प्रेफरेंस दिया जाता है ओवर इक्विटी शेयर होल्डर्स। यानी आप हमारे लिए इक्विटी से ज्यादा खास हो। क्लियर है क्या? हाँ, तो अगर इक्विटी वालों को ही मैं डिविडेंड नहीं देने वाला तो मैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी डिविडेंड ना बोल सकता हूं। बट इक्विटी वालों को देना है तो उनके पहले ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आ जाएंगे, हम आपके खास है ना, पहले हमें डिविडेंड दे दो। इनका राइट है वो, लेकिन इनको वोटिंग राइट नहीं दिया। इनको बोला आप एक ही जगह पे हमारे खास हो, जब पैसे बांटने हैं तब आ जाना, वोटिंग में बिल्कुल आप मत आना। मतलब डिसीजन मेकिंग में वी डोंट वांट योर इंटरफेरेंस। तो ऐसा इन्होंने दो क्लास बना दिया शेयर्स का, एक है इक्विटी शेयर और एक है प्रेफरेंस शेयर। वैसे देखा जाए तो शेयर इज ए शेयर, लेकिन इक्विटी शेयर को हम लोग क्या दे रहे हैं? डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन दे रहे हैं। एक वोट के बदले एक शेयर। अगर आपको 10% वोटिंग पावर चाहिए तो आप 10% शेयर्स खरीद लो। अगर आपको 50% वोटिंग पावर चाहिए, कंपनी आपको इशारे पे नचवानी है
51% शेयर्स ले लो कंपनी के, इन्वेस्टमेंट करो उतना, एक्वायर द गेन, मेजॉरिटी शेयर स्टेक होल्डिंग एक्वायर करो। अब मान लो मुझे रिलायंस इंडस्ट्रीज खरीदनी है, तो मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के 51% शेयर्स खरीदूंगा, दैट्स इट। बट क्या मार्केट में 51% अवेलेबल होंगे? नहीं, अंबानी जी के पास ही होंगे 51% से ज्यादा, और वो बेचेंगे नहीं, तो मैं कभी मालिक नहीं बन सकता रिलायंस का। आर यू ऑल गेटिंग दिस? एंड बचे हुए 49% बिखरे हुए होंगे, अलग अलग लोगों के पास होंगे, तो सबके पास से भी मैं कलेक्ट करके शेयर्स खरीदता हूं, तो भी मेरे कितने हो जाएंगे? 49%। तो फिर अंबानी जी बेचते ही नहीं है शेयर। समझ में आ रहा है क्या? तो ये वोटिंग पावर के लिए जो शेयर्स खरीदे जाते हैं वो कौन से हैं? इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स आर दो शेयर्स जिनको प्रेफरेंशियल राइट मिलेगा। कौन से दो एरियाज में? डिविडेंड में सबसे पहले इनको डिविडेंड पे करना पड़ेगा, एंड देन इक्विटी शेयर होल्डर्स को, एंड दूसरा इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस दिया जाता है इन पेमेंट, यानी इनको पहले पेमेंट किया जाता है एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। हमारे क्वेश्चन में दोनों प्रकार के शेयर इशू करने का अकाउंटिंग प्रोसेस सेम ही है। तो आप में प्रेफरेंस शेयर का क्वेश्चन दे या इक्विटी शेयर्स का क्वेश्चन दे, हम शेयर्स तो इशू अकाउंटिंग तो बिल्कुल सेम तरीके से करेंगे। इज इट क्लियर? नाउ अगर आप अपने चैप्टर में देखते हो तो प्रेफरेंस शेयर्स के अलग अलग टाइप दिए हैं। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। व्हाट इज क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स? मैंने अभी प्रश्न क्या पूछा कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मान लो 9% का आपने दिया, देने का प्रॉमिस किया है, तो क्या हर साल देना जरूरी है डिविडेंड? ये डिपेंड करता है कि क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर से या नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर से। मोस्टली कंपनीज इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन कौन से शेयर्स इशू करती है? नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव में क्या होता है, अगर एक साल डिविडेंड नहीं दिया तो अगले साल पिछले साल का प्लस अगले साल का क्यूमुलेटिव डिविडेंड पे करना पड़ता है, यानी डिविडेंड एक्यूमुलेट होता जाता है। मान लो किसी कारणवश कंपनी ने इस साल डिविडेंड पे नहीं किया तो उस साल का डिविडेंड क्यूमुलेट हो जाता है। तो सेकेंड ईयर में मान लो फिर से डिविडेंड पे नहीं किया तो थर्ड ईयर में आपको कितना डिविडेंड पे करना पड़ेगा? पहले 2 साल का, फिर करंट ईयर का, एंड फिर आप इक्विटी को डिविडेंड दे सकते हो। तो ये फीचर है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का क्या फीचर है? उनको डिविडेंड क्यूमुलेट नहीं होता, तो इस साल का डिविडेंड इस साल पे नहीं किया तो गया। ये कंपनी ने पहले ही बताना है कि क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर से या नॉन क्यूमुलेटिव। कुछ प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल होते हैं, कुछ प्रेफरेंस शेयर्स इररिडीमेबल होता है। अक्सर प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल ही होते हैं क्योंकि कंपनी को इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू करने का परमिशन नहीं है। और ये रिडम्पशन करना यानी रीपेमेंट करना, हमारा चैप्टर है ना अभी आगे जाके, कौन सा? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। मतलब प्रेफरेंस शेयर्स पक्का हमें क्या करने हैं? रिडीम करने हैं। आर यू गेटिंग इट? सेक्शन 55 के अनुसार कंपनी इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर ही नहीं सकता है, पाबंदी है लॉ में। ओके, ज्यादा से ज्यादा 20 साल के लिए प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकते हो, यानी आज इशू किया तो आपको रिडीम कब करना पड़ेगा? 20 साल के अंदर अंदर। समझ में आ रहा है क्या? फाइन। 20 साल के पहले आपको उसको रिडीम करना पड़ेगा या फिर 20वें साल में रिडीम करना पड़ेगा। तो कंपनी 5 साल के लिए प्रेफरेंस शेयर इशू कर देती है मान लो, तो 5 साल के बाद वो पैसा शेयर होल्डर्स को लौटाना है। क्योंकि अगर इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए गए तो बेचारे वो तो उल्लू बन गए। कैसे? इनको वोटिंग राइट भी नहीं दिया, इनको आप डिविडेंड भी फिक्स रेट से देते हो, यानी मान लो कंपनी को प्रॉफिट हुआ 30% का, तो इनको कितना देंगे डिविडेंड? अगर 9% से इशू किया तो 9% का, और ऊपर वाला 21% डिविडेंड कौन खाएगा? इक्विटी वाले। और इनको इक्विटी वालों की तरह ही ट्रीट कर रहे हो क्योंकि ये प्रेफरेंस शेयर्स कौन से है? इररिडीमेबल है, मतलब ये कभी रिडीम नहीं होंगे, यानी पैसा वापस कब मिलेगा बेचारों को? इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन। तो अगर इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन ही पैसा वापस मिलने वाला है तो रिस्क ले लो ना भाई, शेयर होल्डर बन जाओ ना इक्विटी वाले। तो कंपनी एक्ट में ही बोला है कि इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू
मत करो, क्योंकि हमारी जनता इतनी होशियार नहीं है, उनको पता नहीं है कि इरिडीमेबल डिबेंचर्स क्या होते हैं, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं। आर यू ऑल गेटिंग दिस? तो प्रेफरेंस शेयर्स आर मोस्टली रिडीमेबल क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। इज इट क्लियर टू यू? सॉरी, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। डिविडेंड के केस में भी नॉन क्यूमुलेटिव ही मोस्टली इशू किया जाता है। ओके फाइन, एनीवे दिस वाज द बेसिक थिंग। ये आपके लॉ में है क्या? लॉ में टाइप्स ऑफ शेयर्स पढ़ाया गया है। ओके तो अकाउंट्स में भी कुछ पैराग्राफ्स है जो मैंने आपको लिख के नहीं देने हैं, बट आपके मॉड्यूल में जो बातें थी वो मैंने आपको सब बता दी। आर यू ऑल गेटिंग दिस? चलो, इसमें और भी टाइप्स है प्रेफरेंस शेयर्स के। कौन से? कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल। कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज शेयर्स व्हिच गेट्स कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स एट अ फ्यूचर डेट। तो रिडम्पशन ही करना है तो हम उनको इक्विटी में बाद में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कंपनी ने अगर पहले ही बता के रखा है कि अभी ये फिलहाल अगले 5 सालों के लिए प्रेफरेंस शेयर्स रहेंगे और उसके बाद इसको इक्विटी में हम कन्वर्ट करेंगे, तो दीज आर द कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। एंड नॉन कन्वर्टिबल मतलब पहले से प्रेफरेंस शेयर, लास्ट तक प्रेफरेंस शेयर। इज इट राइट? जब पीरियड खत्म होगा रिडीम कर देंगे। ऐसे बहुत सारे टाइप्स हैं जो हमने अभी डिस्कस किए। यानी प्रेफरेंस शेयर्स में भी अलग अलग प्रकार के प्रेफरेंस शेयर्स हो सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस बदले, टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर बदल गया, बट इक्विटी शेयर सिर्फ एक ही प्रकार का होता है। कौन सा? इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? रिडीमेबल होते हैं या इरिडीमेबल? इरिडीमेबल। कब पे करेंगे? इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन। रिडीमेबल इक्विटी शेयर्स इशू किए जा सकते हैं क्या? वैसा कोई कंसेप्ट नहीं है। आर यू गेटिंग इट? शेयर्स आप वापस पैसे नहीं कर सकते। वंस यू इशू द शेयर, आप लोगों को कंपनी बंद करके ही पैसे वापस देने। ज्यादा से ज्यादा कुछ परसेंटेज तक आप उसको खरीद के कैंसिल कर सकते हो, जिसको बायबैक ऑफ शेयर्स बोलते हैं। ठीक है ना? बट वो भी आपके सिलेबस का पार्ट अभी नहीं है। चलो, तो आई होप आप लोगों को शेयर के रिगार्डिंग जो जो बातें जाननी थी वो अभी आपने जान ली है। हमें क्वेश्चन जो आएंगे वो इक्विटी शेयर इशू करने के आएंगे या फिर प्रेफरेंस शेयर इशू करने के आएंगे। अकाउंटिंग दोनों के सेम ही है, बट हमें सबसे इंपॉर्टेंट समझना क्या है? डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू एंड इशू प्राइस। व्हाट इज फेस वैल्यू? value printed on share certificate which company uses to record the liability of a shareholder। तो शेयर होल्डर को कितने पैसे लौटाने हैं? जितने पैसे फेस वैल्यू के हैं उतने। इज इट राइट? ऐसा ही कंपनी अकाउंट्स में दिखाती है। तो कोई उठ के बोलेगा कि सर अगर कंपनी के पास पैसा ही बहुत ज्यादा है, सभी लोगों की लाइबिलिटी वगैरह पे करके एक्सेस पैसे हैं, तो वो किसको मिलेंगे फिर? वो शेयर होल्डर को ही मिलेंगे। लेकिन कंपनी बुक्स में कैसे वैल्यू दिखाती है वो उसकी बातचीत कर रहा हूं मैं। ज्यादा पैसा बचा तो ज्यादा देंगे, कम बचा तो ये फेस वैल्यू का भी पैसा नहीं देंगे हम लोग, क्योंकि शेयर्स के पैसे वापस देने की कोई गारंटी कंपनी के द्वारा नहीं दी गई है। ओके, तो हम अगर डूब जाते हैं तो 1 रुपया भी नहीं मिलेगा वापस। आपको फेस वैल्यू का छोड़ो, आपको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा वापस। आर यू ऑल गेटिंग दिस? But face value is generally used for recording the liability towards the shareholders, and dividend income is calculated on face value always. Is it clear to you? Fine. Now what is issue price? The price at which shares are issued by the company. This can be more than face value, but this cannot be lower than face value because Companies Act does not allow it. बिकॉज इट इज अ स्कैम। एक प्रकार का स्कैम है। मतलब हम शेयर होल्डर को बोलेंगे ये 100 रुपए का शेयर हम आपको कितने में बेच रहे हैं? 80 रुपए में। तो उसी कारण से शेयर होल्डर इसको खरीदेंगे। यानी कंपनियां जो वीक परफॉर्मर होती है वो ऐसा कर सकती है ना, इसको एज अ टूल यूज कर सकती है। सस्ते में शेयर्स बेचेंगे और कंपनी के सभी शेयर होल्डर्स के पास से 70-70 रुपए लेंगे और उनको बताएंगे मोटा मोटा कि हम आपको वापस 100 रुपए करेंगे। लेकिन कब वापस करेंगे? इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन। ठीक है ना? तो इसको बोलते हैं शेयर्स इशूड एट डिस्काउंट, बट फ्यूचर इज अनसर्टेन ना। मान लो आपने 70-70 रुपए मैंने आपके पास से जमा किए और मैं गायब हो गया तो ये ना हो। आप शेयर होल्डर्स को एक प्रकार से ल्यूअर कर रहे हो कि आप हमें 70 दो, हम आपको वापस 100 रुपए देंगे।
तो ये नहीं चलेगा। कंपनीज एक्ट बोलता है कि नहीं, शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट, तो शेयर्स हमेशा एट पार इशू करने हैं, नहीं तो अबाव पार। महंगा कितना भी लगाओ, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आपकी कंपनी सच में अच्छी है तो महंगे में खरीदेंगे लोग, अगर आपकी कंपनी सच में बुरी है तो आपको फेस वैल्यू भी नहीं देंगे लोग। आर यू गेटिंग इट? चलो, आई होप आपको इशू प्राइस समझ में आया। चलो जी, अब आगे बढ़ते हैं। राइट डाउन इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। लिखेंगे इशू ऑफ शेयर्स by public companies is mostly discussed in this chapter. Issue of shares by public companies is mostly discussed in this chapter, as private companies issue shares by private placements. अब दोस्तों आपने सुना ही होगा कि कंपनी के शेयर्स दो प्रकार के होते हैं, सॉरी कंपनी के दो टाइप्स होते हैं। बहुत सारे टाइप्स हैं बट मोस्टली हम लोग कौन से दो टाइप डिस्कस करते हैं? प्राइवेट कंपनीज एंड पब्लिक कंपनीज। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनीज एंड पब्लिक कंपनीज? प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम कितने मेंबर होते हैं, मिनिमम कितने होते हैं? 2 एंड मैक्सिमम 200। इज इट राइट? 200। तो मैक्सिमम 200 मेंबर हो सकते हैं। तो 200 ये गिने चुने लोग, मतलब ज्यादा से ज्यादा 200 लोग इकट्ठा आके कैपिटल कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो कौन कितना कैपिटल खरीदेगा वो 200 लोगों में डिसाइड करना इतनी बड़ी बात नहीं है। तो मोस्टली प्राइवेट कंपनी जब शेयर्स इशू करती है तो किसको कितने शेयर्स देने हैं वो ऑलरेडी डिसाइडेड होता है। मान लो एक 5-6 लोगों ने कंपनी बनाई, प्राइवेट कंपनी, तो उसमें भी आसान है, 5-6 लोगों में से किसने कितना कैपिटल दिया उतने शेयर उनको मिलेंगे। बोलो हाँ या ना? तो मोस्टली ये टास्क जो है प्राइवेट कंपनीज के शेयर्स इशू का, इसमें ज्यादा दिक्कतें नहीं है क्योंकि किसको कितना शेयर देना है वो ऑलरेडी हमें पता होता है। तो मोस्टली प्राइवेट प्लेसमेंट्स के द्वारा, मतलब तुम्हें कितने शेयर्स देने हैं ये ले लो, तुम्हें कितने शेयर्स हैं ये ले लो, सबके नाम पे शेयर सर्टिफिकेट बनाए जाते हैं और शेयर्स अलॉट किए जाते हैं। आर यू गेटिंग इट? बट पब्लिक कंपनी के केस में वैसा नहीं है। पब्लिक कंपनी में पब्लिक इन्वेस्ट इनटू योर कंपनी, एंड पब्लिक को ऐसे थोड़ी है कि रास्ते पे जो कोई भी है उसको जाके पकड़ेंगे और बोलेंगे कि इतना शेयर्स ले ले। पहले अनाउंसमेंट करना पड़ेगा, फिर लोग एप्लीकेशंस करेंगे, मतलब देयर इज सम डिफरेंट प्रोसेस फॉर इशू ऑफ शेयर्स अंडर पब्लिक कंपनी देन प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी इज वेरी सिंपल प्रोसेस। व्हाट इज इट? यू नो किसको शेयर्स देने हैं, आप लोगों के ऑलरेडी ओनर्स डिसाइडेड है। कितने हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा? 200 मेंबर। 200 मेंबर में किसको कितना शेयर देना है, इट्स नॉट अ बिग डील, उसके लिए हंगामा करने की जरूरत नहीं है। तो हम बैठते हैं और अपने आप में डिसाइड कर लेते हैं कि कौन कितने शेयर्स लेगा। इज इट क्लियर? इसको बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट से शेयर्स इशू करना। मैं बहुत ही आसान भाषा में समझा रहा हूं। प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब
लिटरली पता होता है कि इसको इतना कैपिटल ये देने वाला है तो इसको इतने शेयर्स मिलेंगे, इतना कैपिटल ये बंदा देने वाला है तो इसके इतने शेयर्स हो गए, एंड सो ऑन। बट पब्लिक कंपनी में करोड़ों लोग होते हैं जो शेयर्स इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो किसको कितना शेयर देना है उसके लिए कॉमन प्रोसेस बिठाना पड़ता है, एंड दैट प्रोसेस वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। ओके, तो लिखेंगे issue of shares by public companies is mostly discussed in this chapter. Private company shares are privately placed. आगे लिखेंगे प्रोसेस ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स बाय पब्लिक कंपनी। क्या ये आपके लॉ के सिलेबस में हो चुकी है प्रोसेस? प्रोसेस ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स लिखेंगे स्टेप 1 प्रोस्पेक्टस। क्या प्रोस्पेक्टस मतलब क्या है, डिस्कस हुआ है? अरे कुछ तो बोलो। स्टेप 2 एप्लीकेशंस हो गए। चलो सभी बातें करेंगे, अभी फिलहाल लिख लो, कल डिस्कस करने वाले हम लोग। एप्लीकेशंस along with applications applicants along with application applicants deposit or pay requisite amount demanded by the company. Requisite amount demanded by the company. Requisite amount demanded by the company. ठीक है, लिख लो, अभी सारी बातें करेंगे बिकॉज यही प्रोसेस के अनुसार हमें अकाउंटिंग करना है। ठीक है, स्टेप नंबर 3 wait, requisite amount demanded by the company, continue with this sentence. Generally company demands full issue price. Full issue price at the time of application only. At the time of application only. But in our question, in our questions, issue price will be demanded in installment. Issue price मतलब समझ में रहे हो ना? Issue price will be demanded in
इंस्टॉलमेंट्स, देन स्टेप नंबर 3, अलॉटमेंट एंड रिजेक्शन। लिखेंगे आफ्टर रिसीविंग एप्लीकेशंस there can be any one situation, any one situation out of below 3 यानी इन 3 सिचुएशन में से कोई भी एक सिचुएशन हो सकता है। पहला सिचुएशन है फुल सब्सक्रिप्शन, दूसरा है अंडर सब्सक्रिप्शन एंड तीसरा है ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, ये तीनों सिचुएशन हम कल के लेक्चर में डिस्कस करते हैं। आज यहाँ पे रुकते हैं क्योंकि ये प्रोसेस सबसे इंपॉर्टेंट है और सारे जर्नल एंट्रीज इस प्रोसेस के ऊपर आधारित है। तो जितना अच्छा आपको ये प्रोसेस समझेगा उतना बेहतर अकाउंटिंग आप कर पाओगे। ठीक है, चलो, आपको 11th-12th में जितना इजी लगता था उतना इजी है भी नहीं, और जितना सीए के कोर्स में डिफिकल्ट लगना चाहिए उतना डिफिकल्ट है भी नहीं, तो एवरेज है ये। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें समझनी है। क्वेश्चन की लेवल ऑफ डिफिकल्टी थोड़ी हो सकती है बट कंसेप्ट्स आर वेरी वेरी सिंपल, समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, थ्योरी पार्ट मोस्टली ओवर, कल से हमारा प्रैक्टिकल चैप्टर शुरू हो जाएगा।